हाँ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था? इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने जो ट्रायंगल के सेंटर्स हैं उनको किया था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ये जितनी भी लाइनें हैं ये सारी अगर खींची जाएं तो उनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें क्या क्या आना चाहिए, अपने एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो वही चीज़ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर, और उसके बाद हम सीखने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। यानी कि ट्रायंगल के जो सेंटर्स हैं वो इन स्पेशल ट्रायंगल्स के अंदर कैसे कैसे बिहेव करते हैं और उनके ऊपर कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलिए जी। तो ट्रायंगल सेंटर्स इन आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज में त्रिभुज के केंद्र। ये ट्रायंगल सेंटर्स त्रिभुज के केंद्र, ये क्या है? वही सारे सेंटर्स, सेंट्रोइड, केंद्रक, एल्टीट्यूड वाला हो गया और दो सेंटर, हिंदी में लंब केंद्र। फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर वाला हो गया इन सेंटर, हिंदी में अंतः केंद्र, और सरकम सेंटर हो गया भैया हिंदी में प्री केंद्र। ठीक है, तो वो सब कैसे बिहेव करेंगे, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसी ट्रायंगल है। तो देखो, आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे। मैं एक बार अलग अलग तरह की आइसोस्केलस ट्रायंगल बना देता हूं। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये एक और आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसमें भी ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक और आइसोस्केलस ट्रायंगल बना देता हूं यहां पर, इसमें भी ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इन सभी के अंदर। आप बोलोगे जी हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो यार? आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसी है? अगर आप एक कार्डबोर्ड या फिर एक पेज के ऊपर आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाओ, एक पेज के ऊपर अपनी नोटबुक पे, बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाओ और आप उसे काट लो, चाहे कैसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाओ, तो आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि सर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ बिल्कुल सीधी बीचों बीच और इसको मैं फोल्ड करूँगा तो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगी? अगर आपको ये लग रहा है सर ये तो किसी भी ट्रायंगल में होगा, अच्छा इसमें होगा? अगर यहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींच दूँ, ऐसे बिल्कुल सीधी, इस बेस के परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ, यहाँ पर भी मैंने बेस के परपेंडिकुलर लाइन खींची है जो कि इस ए से पास हो रही है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप ऐसी ट्रायंगल बनाओगे तो आप इनको अगर ऐसे करोगे तो ये देखो कितना लंबा पोर्शन है, तो ये तो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन इसमें आपको फील हो रहा होगा, इसमें भी आपको फील हो रहा होगा कि इसकी जो एल्टीट्यूड है, अगर बिकॉज आइसोस्केलस है, यानी कि इस लाइन के इधर जो है और इस लाइन के उधर जो है हमें बराबर फील हो रहा है। क्या वो बराबर है? एक बार देखें जरा। ठीक है, तो मैंने ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप की जो कि डी पर आई। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मैं जानता हूं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और बिकॉज मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ करी है, लंब मैंने खींचा है, तो ये 90 डिग्री पर होगा। ठीक है सर, इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी डी के और ए सी डी के दो एंगल बराबर हैं, तो सर अगर दो एंगल बराबर है तो तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। जी हाँ, ठीक है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए, यानी कि ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो गया। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल सर वो हो गई, क्या बोलते हैं, सिमिलर। या फिर डायरेक्टली मैं ये बोल दूं कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हाँ, आपको फील सही हो रहा था, इस लाइन के इधर वाली ट्रायंगल और इस लाइन के इधर वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल में अगर आप ऐसे एक एल्टीट्यूड खींच दोगे तो इसके इधर वाली ट्रायंगल और इधर वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा जी, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सर इक्वल हो गए, वैसे भी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। तो सर ये जो लाइन है हमने तो खींची थी एल्टीट्यूड, हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करी थी, लेकिन इस लाइन ने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये तो एंगल बाइसेक्टर भी निकली, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान निकला।
ठीक है। और बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो भैया ये बी डी और डी सी भी बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, संगत अंग जो है वो बराबर होते हैं। हाँ जी सर। तो फिर ये तो मिड पॉइंट भी निकला, पॉइंट डी। अगर ये मिड पॉइंट निकला तो वर्टेक्स ए से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर एक लाइन गई हुई है, उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो ये तो मीडियन भी निकली, ये तो शक्तिमान से भी आगे निकल गया, है ना। ये तो एक मूवी आई थी साउथ की, एक बंदे ने 10 रोल कर रखे थे, पता नहीं चाची 420 थी क्या थी, 10 अवतारम या पता नहीं क्या, वैसा निकला। ठीक है जी। और ये जो लाइन है ये इस साइड के परपेंडिकुलर भी है, हाँ जी सर, और उसको बाइसेक्ट भी करती है, तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी निकला, हाँ जी सर। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक लाइन खींचते हो, कौन से वाले एंगल से? अगर आप इस एंगल से खींचोगे जो कि एंगल इक्वल है, अगर आप इससे खींचोगे, मान लो इसी से मैंने एल्टीट्यूड खींच दी, आपको खुद फील होगा, हम प्रूव भी कर सकते हैं बट आपको खुद फील होगा, अगर मैं इसे एल्टीट्यूड खींच दूंगा तो क्या ये मिड पॉइंट पर जाएगी? मिड पॉइंट तो यहां पर फील हो रहा है। अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड खींचूंगा तो मिड पॉइंट पर जाना तो दूर, ये तो ट्रायंगल से बाहर ही निकल गई है, तो ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो अगर आप उस एंगल से खींचोगे ना, जो एंगल इक्वल हैं आपस में, वहां से अगर खींचोगे तो वो बात नहीं है। अगर जो नॉन इक्वल एंगल है, जो तीसरे वाला एंगल है, अगर वहां से आपने मीडियन खींच दी तो वो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। अगर आपने ये खींच दिया तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि इन चारों में से कोई भी एक लाइन खींच दो, बाकी 3 की प्रॉपर्टी को भी वो फॉलो करेगी। यानी कि एक ही लाइन है जो इन चारों का रोल प्ले कर रही है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो कि मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है, मैंने यहां से एल्टीट्यूड खींची, मैंने यहां से मीडियन खींच दी, मैंने यहां से एंगल बाइसेक्टर भी खींच दिया, और मैंने यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी खींच दिया। तो जब मैंने इस ट्रायंगल की इस चोटी को पकड़कर, मान लो अगर मैं ऐसा कर सकता, इसकी चोटी को पकड़कर ऐसे सरका सकता, तो जब मैं इसकी चोटी को पकड़कर यहां पर लेकर जाऊंगा ना ऐसे, और ये सारी चीजें उसके हिसाब से चेंज होती रहती, तो चारों लाइनें 1 2 3 4 चारों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाती। कौन सी चारों लाइनें? ये वाली चारों लाइनें। ठीक है। तो जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है, वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल यानी कि एक जैसी है, जैसे ताजमहल सिमेट्रिकल है। ताजमहल के बीच में लाइन मारोगे तो लेफ्ट साइड वाला भी जैसा है वैसा ही राइट साइड वाला होगा। तो ये सिमेट्रिकल है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अगर जो मैं लाइन खींचूं उस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। अगर मैं यहां पर लाइन खींच दूंगा तो इसके दोनों तरफ तो सिमेट्रिकल नहीं है। इस लाइन के नीचे जैसा दिख रहा है ऊपर तो वैसा नहीं दिख रहा। ठीक है। लेकिन तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं उस लाइन के ऊपर जो कि अपनी नॉन इक्वल वाली है, जो इक्वल वाली लाइनों से अलग है, तो उस लाइन के अलोंग ये सिमेट्रिकल है। उससे राइट साइड पर जैसी होगी वैसी ही लेफ्ट साइड पर होगी। ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? और जो चारों लाइनें हैं इस एंगल से, जो चारों लाइनें हैं इस एंगल से, वो क्या होंगी? वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक ही लाइन होगी जो चारों की प्रॉपर्टी जिसके अंदर है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन फ्रॉम नॉन इक्वल एंगल। सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन में नहीं बोलूंगा, सिमेट्रिकल अबाउट द, अगर मैं पूरा बोलना चाहूं, अबाउट द एल्टीट्यूड बोल दें, कुछ भी एक बोल दें, कुछ भी एक बोल दो इन चारों में से, एल्टीट्यूड खींच दो या कुछ भी खींच दो, वो यही लाइन होगी, तो उसके दोनों तरफ ये सिमेट्रिकल है। ठीक है। अगर मैंने एल्टीट्यूड खींच दी तो वही मीडियन होगी, वही एंगल बाइसेक्टर होगी, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, वो सारे रूल फॉलो करेगी, और ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। एग्जामिनर आपको बताएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको मन में मान लेना, अच्छा आइसोस्केलस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर है और वो भी इस वाले एंगल से, इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं, ये सब कुछ है, ये चारों का चारों है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अगर एग्जामिनर आपको बता दे कि भैया इस ट्रायंगल के अंदर ये एक लाइन है मैंने यहां से खींची है, ये परपेंडिकुलर भी है और ये मिड पॉइंट पर भी जाती है, अच्छा जी,
यानी कि ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, ऐसा तो उसके अंदर होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल में। और तभी होता है जब दोनों इक्वल साइड के बीच वाले वर्टेक्स से खींची जाए। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जानी चाहिए, इतना आपको सोच लेना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द इंपॉर्टेंट सीवियंस फ्रॉम द नॉन इक्वल एंगल आर कोइंसिडेंटल। मैंने यही बताया है कि ये जो नॉन इक्वल एंगल है, इससे अगर मैं सारी इंपॉर्टेंट सीवियन खींचूं, सारी इंपॉर्टेंट सीवियन कौन कौन सी हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट सीवियन ये यही हैं, ये चारों। इसको मिटा देते हैं। ये जो सारी इंपॉर्टेंट सीवियन है ये को इंसिडेंटल है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, हिंदी में बोले तो संपाती हैं भैया। तो है कि नहीं, चारों लाइन एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। ऐसे ही बोल सकता हूं मैं कि यहीं पर चारों हैं, यही एल्टीट्यूड है, यही मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। या फिर ये बोल लो ये एक ही लाइन है जो चारों के रूल फॉलो करती है, जिसके अंदर चारों की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, all the corresponding CVNs from equal angles are equal। इसका क्या मतलब है, मतलब समझो, देखो अगर मैं एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसे, थोड़ी लंबी बनाएंगे फिर मजा आएगा। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर आपको लग भी नहीं रही तो मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या फील हो रहा है, अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड खींच दूं और मैं यहां से एल्टीट्यूड खींच दूं तो ये बराबर होएंगी नहीं होएगी, आपका दिल क्या कह रहा है, वट इज योर दिल सेइंग, कि बी डी और सी ई बराबर होंगी कि नहीं होंगी। आपको फील हो रहा होगा कि हाँ सर लग तो रहा है बी डी और सी ई बराबर होंगी, और ये बराबर होंगी। क्यों सर, देखो अगर मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं जो कि एल्टीट्यूड है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो इसके बिल्कुल बीच से जा रही है, इस लाइन के इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिमेट्रिकल है। तो अगर आप इन दोनों पोर्शन से कुछ भी करोगे जो कि सेम हो, सेम का क्या मतलब है, यहां से भी एल्टीट्यूड खींचोगे, यहां से भी एल्टीट्यूड खींचोगे, ये नहीं है कि यहां से तो एल्टीट्यूड खींच दी, यहां से मीडियन खींच दी, सेम काम करोगे। अगर आप सेम काम करोगे ना, ऑल दी कोरस्पॉन्डिंग सीवियंस, यानी कि यहां से एल्टीट्यूड और यहां से एल्टीट्यूड खींचोगे तो वो इक्वल होंगी। या प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने से ज्यादा जरूरी है आपको फील करना, आपको ये याद रखना, आपको ये फील हो रहा होगा। ठीक है, कि यानी कि अगर मैं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सीई, इस पॉइंट का मतलब है कि सीई इज इक्वल टू बी डी। अगर मैं यहां से मीडियन खींच दूं, मान लो इस मिड पॉइंट पर जाएगी ऐसे, बीपी और सी क्यू, तो मैं बोल सकता हूं भैया कि बीपी इज इक्वल टू सी क्यू। अगर मैंने यहां से भी मीडियन खींच दी, यहां से मीडियन खींच दी, तो वो बराबर होगी। हाँ, अगर आपने ये कर दिया, यहां से मीडियन खींच दी और यहां से मीडियन खींच दी, वो बराबर नहीं होगी भैया। ठीक है, इक्वल एंगल से, इस लाइन को एक और तरीके से बोल सकते हैं हम। अच्छा, इक्वल एंगल से ही बोला मैंने, हाँ, इक्वल एंगल से कोरस्पॉन्डिंग सीवियन खींचोगे तो वो बराबर ही होंगी। ठीक है, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एंगल से खींचा नहीं जाता, तो इस साइड के ऊपर होता है, तो इस साइड के ऊपर खींचा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो ट्रायंगल के अंदर इतना पोर्शन घेरेगा और इस साइड से खींचा गया इतना पोर्शन घेरेगा, वो बराबर होएगा। अगर आपने यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, मान लो वो यहां पर गया, तो ये मैंने मान लिया भैया एल, और यहां से हमने खींचा, ये हो गया एम, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो हम बोल सकते हैं कि बी एल इज इक्वल टू सी एम, बी एल इज इक्वल टू सी एम। ठीक है मेरे भाई, एक और चीज बात, एक इसको और ज्यादा जनरलाइज कर दूं, अगर इसी ट्रायंगल के अंदर मैंने एक काम किया
ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मैंने यहाँ से एक सीवीएन खींच दी। सर इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसकी बस ये प्रॉपर्टी है, ये सामने वाले साइड को सपोज m/n रेशियो में बांटती है, ठीक है। और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, ठीक है। इक्वल एंगल से मैं खींच रहा हूँ। यहाँ से भी मैंने एक सीवीएन खींच दी जो इसको m/n रेशियो में बांटती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने दोनों तरफ से सेम काम किया है? क्या मैंने दोनों तरफ से सेम काम किया है? हाँ जी सर। और इक्वल एंगल से लाइनें खींची हैं? हाँ जी सर। तो अगर मैंने दोनों तरफ से कोरस्पॉन्डिंग सीवीएन खींची है, कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ से जो मैंने सीवीएन खींची यहाँ से वही खींची है, तो ये भी बराबर होंगी। दोनों से सेम बिहेव करवाओगे तो इसका मतलब सी, ये जहां पर भी जाएगी इसको हम क्या बोले, सी पी इज इक्वल टू सी क्यू बी क्यू। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। मेन बात है कि आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल की नेचर को समझना है कि इसकी नेचर कैसी है। ये चीज़ ऑफ कोर्स आप याद रखोगे, मैं डायरेक्टली ऐसे बता देता, इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं बताता, आप रट लेते, बट हम नेचर को समझेंगे ना तो हम क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन भी करनी है या क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा एक और बचा हुआ है, ऑल दी सेंटर्स आर कोलिनियर। तो सारे सेंटर कोलिनियर हैं। तो सर कोलिनियर कैसे हैं? देखो भैया कैसे कोलिनियर हैं। मुझे एक बात बताओ, ये लाइन जो है, ये एल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है, ये सब कुछ है, इस वर्टेक्स से खींचा गया ये सब कुछ है। तो इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं सेंट्रोइड होएगा। सेंट्रोइड होता है जहां पर तीनों लाइनें एक दूसरे को काटें। तो ये तीनों लाइनें जब एक दूसरे को काटेंगी तो भैया ये लाइन, किसी भी एक लाइन को लगा लो, तीनों को मत बोलो, जहां पर दो लाइनें काटे। ये क्या मतलब है सर? जहां से दो लाइनें पास होंगी वहीं से तीसरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक पॉइंट से जाती हैं, कंपल्सन है उनके ऊपर। तो जहां पर भी दो लाइनें काटें, तो जब ये दो लाइनें जहां पर काटेंगी वो पॉइंट वहीं पर तो होगा, इन दोनों लाइनों के ऊपर तो होगा। तो यानी कि इस लाइन के ऊपर तो डेफिनेटली होएगा ना। हाँ जी सर। तो यानी कि इस लाइन के ऊपर सेंट्रोइड भी है, इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, और दो सेंटर भी है। इस लाइन के ऊपर सब कुछ है। हो सकता है सेंट्रोइड यहां पर हो सकता है इन सेंटर यहां पर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं और हो, लेकिन इसी लाइन के ऊपर होएगा। इसी लाइन के ऊपर चारों पॉइंट होंगी। ऑल दी सेंटर्स आर कोलिनियर, ठीक है भाई, क्लियर है। कोई भी चीज आपको सोचने का दिल करे तो आप रुक के सोच सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, आपको अलग से एक डायग्राम ही बना के दे देता हूं। ये देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कुछ ऐसा होएगा। मान लो अपने पास ये ट्रायंगल है और ये आइसोस्केलस है। दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां से अगर मैंने मीडियन खींची, सपोज वो ऐसे गई, तो ये तीसरी वाली भी यहीं से पास होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये अपना हो गया जी सेंट्रोइड। उसके बाद मैंने इसका खींच दिया है जी एंगल बाइसेक्टर सपोज। अब वो ऊपर से जाएगा या नीचे से, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, ये सेंट्रोइड के ऊपर होएगा नीचे होएगा कहाँ होएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स के द्वारा बनाया गया, ठीक है जी। ये अपना सेंट्रोइड है। उसके बाद मैंने यहाँ पर खींच दिया अपना, इससे तीसरा क्या जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो गया एल्टीट्यूड। ये मैंने एल्टीट्यूड खींच दी। इसको भी यहीं से पास होना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। जहां से ये दोनों कट रही हैं, तो ये अपना हो जाएगा और दो सेंटर लंब के अंदर। और अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इसके मिड पॉइंट से जाएगा, तो ऐसे कुछ बनेगा वो। कहाँ से इसको यहाँ से पास कराएं,
अब ये इकट्ठे बना रहा हूँ तो गंदा सा मामला हो रहा है सेट। ये मान लो ये परपेंडिकुलर भी है, यहाँ से पास हुआ है, ये यहाँ पे हो गया, तो ये अपना हो जाएगा क्या, जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं सरकम सेंटर। तो चारों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, चारों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ठीक है भैया, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? If the orthocenter, circumcenter and centroid of a triangle are collinear, then the triangle may be, तो ट्रायंगल क्या होएगी? अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल क्या होएगी? तो चलो उत्तर बताने से पहले आप खुद ट्राई कर लो, खुद अपना उत्तर मार लो भाई, ट्रायंगल क्या हो सकती है। मैंने आपको एक चीज बताया था क्या, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर है वो यहां पर होएगा। अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि सारी एल्टीट्यूड यहाँ से जा रही हैं, वैसे जा रही हैं, देखो बता दिया मैंने। ठीक है, सामने वाले हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है सरकम सेंटर, बाहर वाले सर्कल का सेंटर। हाँ जी सर। और अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूंगा यहाँ से, तो वो सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर जाएगी, तो सेंट्रोइड तो मीडियन के ऊपर ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी सेंट्रोइड। और अगर आप ऐसे सर्कल बनाओगे तो यहाँ कहीं हो जाएगा इसका सपोज इन सेंटर। ठीक, और फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि इस चीज से याद रखना क्या, कि इन ऑल ट्रायंगल्स, सारी ट्रायंगल्स के अंदर एच, जी एंड ओ आर कोलिनियर। चाहे ट्रायंगल कैसी भी हो, मैंने बस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज किया था आपको याद करवाने के लिए। अदरवाइज कौन से पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर हैं, क्या उनके बीच में डिस्टेंस है, ये हर एक ट्रायंगल में ट्रू है, ये हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपको बता रहा है कि यार किसी ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड कोलिनियर हैं, तो बताओ वो कौन सी ट्रायंगल है? यार ये तो दुनिया की सारी ट्रायंगल में होते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल हैं, तो बताओ कौन सी ट्रायंगल होगी? तो आप बोलोगे कौन सी, क्या सारी में ही होते हैं? वो तो कोई सी भी हो सकती है। तो ऐसे ही आइसोस्केलस में भी ये तीनों कोलिनियर होते हैं। सर आइसोस्केलस में तो चारों होते हैं, बट ये तीनों भी तो होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों कोलिनियर है, बताओ कौन सी ट्रायंगल है? ये तो दुनिया की हर ट्रायंगल में कोलिनियर होते हैं ये तीनों। बस आइसोस्केलस में खास क्या बात है कि चौथा भी कोलिनियर होता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा कि चारों कोलिनियर हो जाएंगे, ये तीनों तो कोलिनियर हो जाएंगे, ये आई भी उठ के इसके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए अगर आप एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि भैया यहां पर O आ गया, यहां पर G आ गया, यहां पर I आ गया और यहां पर अपना H आ गया। ऐसे चारों के चारों एक ही लाइन के ऊपर हो गए। तो बिकॉज ये कोई भी ट्रायंगल है दुनिया की, उस कारण से ये तीनों कोलिनियर है, और ये आइसोस्केलस बनी तो ये I भी आ गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि मुझे एक ट्रायंगल बताओ जिसके अंदर H और G कोलिनियर हैं, बताओ वो कौन सी ट्रायंगल होगी? तो मैं बोलूंगा भैया H और G, चलो 2 पॉइंट तो यार क्या ही कोलिनियर, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, है ना? 3 पॉइंट बताने ही पड़ेंगे, 2 पॉइंट तो एक लाइन पर हमेशा ही होते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक ट्रायंगल बताओ जिसके अंदर I, G और O कोलिनियर हैं, तो आप बोलोगे भैया H, G और O तो हमेशा ही एक लाइन पर पड़े रहते हैं, I तो तभी आता है उस लाइन पर जब आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, इन सेंटर तो तभी आता है, अंतः केंद्र तो तभी आता है जब समद्वि बाहु त्रिभुज हो। तो इस केस में तो चाहे कोई सी भी ट्रायंगल हो, ये तीनों कोलिनियर होंगे 1, 2 एंड 3। अगर वो बात करता कि I, अगर वो I को भी इंक्लूड कर लेता ना, तो फिर मैं क्या कर पाता, फिर मैं आइसोस्केलस और इक्विलेटरल दोनों करता। ठीक है, इक्विलेटरल का बाद में समझाऊंगा तो आप गेम समझ जाओगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है ताकि आपका जो डाउट है वो मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है भाई, क्लियर है? तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर इन ऑल ट्रायंगल्स H, G एंड O आर कोलिनियर,
एंड इन आइसोस्केलस ट्रायंगल्स ऑल फोर आर कोलिनियर। या फिर ऐसे ऐसे और कहने का मजेदार तरीका, इन आइसोस्केलस ट्रायंगल, बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, अच्छे से लिख देता हूं। इन आइसोस्केलस ट्रायंगल्स आई ऑल्सो, क्या बोलेंगे, कम्स ऑन दैट लाइन, है ना, कम्स ऑन द लाइन कंटेनिंग एच जी एंड ओ। जिस लाइन के ऊपर एच जी और ओ है, हर एक ट्रायंगल, दुनिया की टेढ़ी से टेढ़ी ट्रायंगल बना लो, उसमें एक लाइन होएगी जिसके अंदर एच जी और ओ ऐसे कोलिनियर मिलेंगे। बट जैसे ही ये ट्रायंगल आइसोस्केलस बनेगी, अब आई कहीं और पड़ा होएगा ऐसे, तो ये पॉइंट जो है ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो मैं आपको रटवा नहीं रहा, समझ में आ रही है बात? ये स्टेटमेंट रटने का फायदा नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आगे बढ़ जाऊं मैं फिर, ये बताओ फिर। ABC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC। ठीक है भाई, एंगल B is equal to 35, AD is median, तो AD मीडियन है यानी कि D मिड पॉइंट है, ठीक है जी, और AD मीडियन है, ठीक है। तो हमें बताना है ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल एंगल BAD, बताओ। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, हाँ जी सर आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और हमने जो मीडियन खींची है, हमने जो माध्यिका खींची है, वो कहाँ से खींची है? जो ये वाला एंगल है, नॉन इक्वल वाला एंगल, ठीक है सर, यहाँ से खींची है। तो यहाँ से अगर आप एल्टीट्यूड खींच दोगे तो वो चारों का रोल प्ले करेगी, मीडियन खींच दोगे तो चारों का रोल प्ले करेगी। तो ये खींची हमने मीडियन है, बट यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, क्लियर है भैया? तो ये एल्टीट्यूड भी है, अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब अगर ये एंगल 90 का है, ये 35 का है, तो ये बताओ भैया 90 में से 35 घटा दो, 9 में से 3 गए 6, 6 मत लिखना, 5 लिखना, 55। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अब आएगा मजा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा लोकस क्या होता है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे खुद। लेट एल बी दी लोकस ऑफ फलाना ढिमकाना। एल बिंदुओं x का एक बिंदु पथ है, लोकस को हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ। अब ये बिंदु पथ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होगा कि वो आपको बोलेगा एल बी दी लोकस ऑफ पॉइंट्स x, बिंदुओं x का एक बिंदु पथ है। तो वो आपको एक पॉइंट होगा x, उसकी प्रॉपर्टी बताएगा कि एक पॉइंट x जो है इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल होंगे, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले बहुत सारे पॉइंट होंगे कि ये पॉइंट भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। उन सारे पॉइंट से मिलाकर कैसी फिगर बन रही है उसको बोलते हैं उनका बिंदु पथ, उनका लोकस। वो सारे पॉइंट जो उन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट को मिलाने से कैसी फिगर बन रही है, उन बिंदुओं ने कैसा पथ बनाया, उन्होंने कैसा रास्ता बनाया, उसे बोलते हैं उसका बिंदु पथ या उसका लोकस। ठीक, तो सर लोकस वाले क्वेश्चन तो सीजीएल में नहीं है। अरे भैया ये अपनी एनसीईआरटी में है 10th तक, और क्या बोलते हैं सीडीएस बार बार पूछ रहा है, तो आ सकते हैं और बिल्कुल ही रिलेवेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा ये क्वेश्चन। मैंने उठाया है तो रिलेवेंट है, दैट्स इट, बात खत्म। अब बताओ, ट्राई करो एक बार, चलिए जी करें इसे। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसके अंदर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है।
लेट एल बी द लोकस ऑफ पॉइंट्स, एल लोकस है तो हम एल के ऊपर बाद में फोकस करेंगे, लोकस पर फोकस बाद में होएगा। हम पहले फोकस करते हैं कि ये लोकस, ये जो बहुत सारे बिंदुओं का रास्ता बन रहा है, बिंदु पथ, ये बन किस प्रॉपर्टी के बेस पर है, हम उस पर फोकस करेंगे। एल बी द लोकस, लोकस को मान लो कॉम्बिनेशन, एल कॉम्बिनेशन है इन पॉइंट्स का, किन पॉइंट्स का, पॉइंट्स एक्स इनसाइड और ऑन द ट्रायंगल। जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं वो या तो ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के ऊपर है। ठीक है भाई, समझ गया। सच दैट बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, तो एक्स एक ऐसा पॉइंट है ताकि बी एक्स और सी एक्स बराबर है, यानी कि बी और सी से बराबर दूरी पर है। तो भैया एक्स पॉइंट तो यहां पर भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, एक्स तो भाई यहां पर भी हो सकता है, बी और सी से बराबर दूरी पर हो। हाँ जी सर, एक्स यहां पर भी हो सकता है, क्यों, बी और सी से बराबर दूरी पर है, बिकॉज बी ए इज इक्वल टू सी ए। और एक्स यहां पर भी हो सकता है। आप बोलोगे सर यहां पर कैसे, भाई कोई तो ऐसा पॉइंट होएगा ना यहां पर जो बी और सी से बराबर दूरी पर हो, तो एक्स यहां पर भी हो सकता है, एक्स यहां पर भी हो सकता है, एक्स बहुत जगह हो सकता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्या आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी याद है, बी और सी क्या है, बी और सी एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं। अच्छा, क्या आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी याद है जिसमें एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर हो कुछ? मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा, इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा। अच्छा, यानी कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दूं, यानी कि एक ऐसी लाइन खींच दूं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो बी सी के और उसको बाइसेक्ट भी करे, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो बी और सी से बराबर दूरी पर होंगे। तो ये जितने भी पॉइंट हैं जो बी और सी से बराबर दूरी पर हैं, उन सभी पॉइंट्स को, इनफाइनाइट पॉइंट है भैया, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, यहां पर 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 ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है एक लाइन बनाने में। उन सारे पॉइंट को मिलाकर, मतलब एक्स जो, एक्स बहुत सारे पॉइंट है जो भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, उन सारे पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बन रही है जो ए से भी गुजरेगी। सर ए से क्यों गुजरेगी, देखो एक्स जैसे पॉइंट किसके ऊपर लाई करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूं तो ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों सर, ये फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए से क्यों पास हो रहा है, होगा पास, क्यों, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो यही तो लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो एल्टीट्यूड है, जो एंगल बाइसेक्टर है, जो मीडियन है, जो सब कुछ है, ये लाइन, बिकॉज आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो एक्स पॉइंट्स को मिलाकर ये लाइन बनी है। तो वो क्या बोल रहा है, देखना, एल बी द लोकस, एल लोकस है, यानी कि इस लाइन को मैं बोलूंगा एल। तो वो जो लोकस है उन बिंदुओं को मिलाकर क्या बना है, कई बार पता है क्या होता है, उन बिंदुओं को मिलाकर एक सर्कल बन गया, तो हम बोलेंगे कि इन बिंदुओं का लोकस एक सर्कल है। उन बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन बन गई, तो हम बोलेंगे इन बिंदुओं का लोकस एक लाइन है, यानी कि इन बिंदुओं को मिलाने से एक लाइन बनी है। कई बार इन बिंदुओं को मिलाने से मान लो क्लास 11th और 12th में पैराबोला बन जाता था, हाइपरबोला बन जाता था, है, इलिप्स बन जाती थी, तो हम बोलते थे कि ये है इन बिंदुओं को मिलाकर, या इन बिंदुओं को मिलाकर एक ट्रायंगल बनी है। तो यहां पर इन बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन बनी है। ठीक है जी, इन बिंदुओं का लोकस क्या था, एल, इन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या था, एल, एल उन बिंदुओं का बिंदुपथ था, तो एल एक लाइन है। ठीक है सर, तो अब ये उस लोकस के बारे में बता रहा है क्या, कि एल इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए। अच्छा, एल एक स्ट्रेट लाइन है, ए से पास हो रही है, हाँ जी सही बता रहा है। एंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ऑन एल, और ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर एल पर है। जी हाँ, आइसोस्केलस ट्रायंगल में इस नॉन इक्वल एंगल से खींची गई इस लाइन के ऊपर सब कुछ होता है, इन सेंटर भी होता है, और दो सेंटर भी होता है, सेंट्रोइड भी होता है, तो ये सब ट्रू है, इस लाइन के बारे में ये सब ट्रू है, यानी कि आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, बताओ।
इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसमें आपने एल्टीट्यूड खींच दी, तो ये जो एल्टीट्यूड है भैया, ये मीडियन भी होएगी, एंगल बाई सेक्टर भी होएगी, ये सब कुछ होएगी, हम समझ गए पहले। इफ AD इज 12, अगर AD की लंबाई 12 है एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36, ठीक है। ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या होएगा, यहां पर देखना वो कैसे बना है। पेरीमीटर होता है सारी साइड की लंबाइयों का सम, ठीक है। वैसे पेरीमीटर कैसे बना है, पेरीमीटर बना है दो चीजों से, देखो, एक तो इस वाले हिस्से से और एक इस वाले हिस्से से, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर मैं ध्यान से देखूं, एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, इन दो इक्वल पोर्शन से पेरीमीटर बना है, ठीक है सर। और ये जो हाइट है ये है 12, टोटल पेरीमीटर है 36, तो 36 डिवाइडेड बाई 2 18, तो ये वाला हिस्सा भी 18 होगा, ये वाला हिस्सा भी 18 होगा। हाँ जी सर, तो ऐसे दो नंबर बताना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें हाइपोटेन्यूज का और इसका सम 18 हो और यहां पर साइड 12 हो। हिट एंड ट्रायल मारना जरा भाई, कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद आ रहा है क्या जिसके अंदर 12 हैं? 5 12 13, 5 12 13, तो ये वाला तो 12 हो गया, 12 के अलावा इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 18, 18 ही है क्या, और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, खत्म खत्म। उसने पूछा है तो BC की लंबाई, तो भैया BC की लंबाई क्या होगी, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 और 5 10, तो आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ, ये हिट एंड ट्रायल है। आप देखने को आप ऐसे भी देख सकते थे कि 3 4 और 5 वाले ट्रिपलेट को अगर मैं 3 गुना करूं तो भी तो उसके अंदर 12 आता है सर, तो 12 के अलावा वालों का सम 18 बन रहा था कि नहीं? नहीं बन रहा था। 3 4 5 वाले को अगर मैं 4 गुना करूं तो 4 3 12 16, और ये 12 के अलावा 18 सम आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो ये हिट एंड ट्रायल है। सबसे पहले हम बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक करते हैं, 5 12 13, और उसके बाद हम 3 4 5 करेंगे। मैक्सिमम यूज ट्रिपलेट है 3 4 5, सेकंड नंबर पर 5 12 13, ठीक है। ठीक है, अगर सर हम ट्रिपलेट से ना करें तो कैसे करेंगे? तो भैया आप ये करोगे, मुझे इतना पता है कि AB और BD का सम जो है वो 18 है, हमें इतना पता है। हाँ जी सर, तो इन दोनों में से किसी भी एक को x मान लेंगे। सपोज मैंने BD को x मान लिया, तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स, और इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे एक्स की, ठीक है। बट ये एक्सपेक्टेड है कि अगर ये वाले ट्रिपलेट यूज हो ना, 5 12 13, 3 4 5 8 15 17 है, और एक और कितना 7 24 25, ये बेसिक जो ट्रिपलेट हैं, अगर ये यूज हुए हैं तो आपको दिखने चाहिए, इनको अपनी नसों में बैठा लो। बस टैटू मत बनवाओ, बट दिमाग में उसी तरीके से छाप लो जैसे टैटू बनता है, ठीक है। इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, तो भैया AB जो है AC के बराबर है। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है जी। D इज एनी पॉइंट ऑन BC, D BC के ऊपर कोई पॉइंट है, उसने बताया नहीं कहाँ पर है। फाइंड द लेंथ ऑफ BD, BD की लंबाई बताओ। अगर AB 17 है, अगर ये 17 है तो ये भी 17 होएगा, ठीक है। और AD की लंबाई क्या है? 15, तो AD की लंबाई 15 है, और CD की लंबाई 4 है, तो D मैं कहीं ना कहीं पर लूंगा, CD की लंबाई 4 बोली है, तो मैंने यहां पर ले लिया, C के पास ले लिया, 4 वो बोल रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। हाँ, आप ये भी कर सकते हो यहीं पर, आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर मैं ऐसे कर दूं कि CD की लंबाई 4 है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट एक्चुअल में जो D है वो या तो C के पास होगा या B के पास होगा, इनमें से एक ही ट्रू होगा।
अगर आपने गलत ले लिया ना, जैसा रियल में है उससे गलत ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एट द एंड उत्तर वैसा ही आ जाएगा। बट कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई लेंथ नेगेटिव आएगी, उसको भी नेगेटिव लेके ही चलना, एट द एंड उत्तर मैच हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी ऐसा अज्यूम करने की कोशिश करना कि जिससे आपको चीजें मानने में तकलीफ ना हो। क्या मानने में थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो एडी की लंबाई 15 है। हाँ जी सर, ओके। अब बताओ कैसे करें, सब कुछ लिख दिया मैंने, बताओ बताओ कैसे करें भाई। हिंट दे देता हूं, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे कहीं पर, पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे हम, मजा आ जाएगा। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगी, अगली हिंट दे देता हूं। जो नॉन इक्वल वाला एंगल है ना, उस वर्टेक्स से खींची गई एल्टीट्यूड, मीडियन, वो सब सेम होती हैं। तो अगर एल्टीट्यूड, मीडियन ये सब सेम है तो राइट एंगल तो एल्टीट्यूड में होता ही है ना। हाँ, अब तो कर लो भाई। अगर मैं पॉइंट ए से एल्टीट्यूड खींच दूं, एल्टीट्यूड खींची है मैंने, बट ये लाइन मीडियन का भी काम करेगी, हर एक चीज का काम करेगी, यानी कि बी ई इज इक्वल टू ई सी। हाँ जी सर, तो इस ई डी को मैंने मान लिया क्या, ए। तो सी ई की लंबाई है 4 प्लस ए, ई मीडियन का भी काम करेगी तो इधर भी 4 प्लस ए। हाँ जी सर, अब पाइथागोरस लगा दो। ठीक है, अब क्या लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। सर किन किन ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाऊं, दो ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाओ। कौन कौन सी दो ट्रायंगल में, मैं चाहता हूं आप एक बार देखो। मान लो अगर आपने ट्रायंगल ए बी ई में लगा दिया, ये एक राइट एंगल दिख रही है, आप बोलोगे जी हाँ सर। आर ए टी दिख रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, जी हाँ सर। उसके बाद अगर आप ए ई सी में लगाओगे तो फिर तो सेम ही बात हो जाएगी ना भैया, 17 और ए ई और 4 प्लस ए, 17 और ए ई और 4 प्लस ए। तो कोई और ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल हो, बताओ। ये वाली देखो ध्यान से, ठीक है। तो सर दो राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख गई, तो इनमें कैसे पाइथागोरस लगाएंगे, इनमें कोई कॉमन साइड दिख रही है। हाँ जी सर, दिख रही है ए ई। तो ए ई की लंबाई को इक्वेट कर दो, जो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं उनमें कॉमन साइड है ए ई, तो ए ई की लंबाई को इक्वेट कर दो पाइथागोरस लगा के, बस बात खत्म। करें फिर, देखो ट्रायंगल, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ए ई स्क्वायर इन ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर इन ट्रायंगल ए ई डी। बस इनको मैं इक्वेट करूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो करते हैं भाई, देखो इसी पेन से कर देते हैं। तो ए बी ई के अंदर ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस लगाऊंगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दूं तो 17 का स्क्वायर होएगा 289, माइनस मैं इसका स्क्वायर घटा रहा हूं तो माइनस का 16 माइनस का ए स्क्वायर। ये मत बोलना कि सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ये पॉजिटिव आते हैं, नहीं, मैं घटा रहा हूं, माइनस का साइन लगा हुआ है तो साइन चेंज हो रहा है, तो माइनस का 8a घटा दिया मैंने, दैट शुड बी इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल में ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, कौन सी वाली में, ए डी ई में। ठीक है भैया, तो ए ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 15 का स्क्वायर 225 माइनस इस ए का स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म बात, बन जाएगी बात। नाउ द बात विल बिकम, ठीक है, तो इस एक 8a को उधर ले जाऊं ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस 225 को इधर ले आऊं, जी हाँ ले आते हैं, तो 225 नेगेटिव का हो जाएगा, तो माइनस का 225 होएगा तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ 289 में से ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, तो 6 और 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4, ये 9 में से 1 गए 8, तो 48। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 48, 8 6 48, तो ए की वैल्यू आ गई भैया 6। अगर ए की वैल्यू 6 आ गई, उसने हमसे क्या पूछा था, बी डी की लंबाई, बी डी, तो अगर ए की वैल्यू 6 आ गई तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 6 16। क्लियर है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगर आप इस डी को इधर मान लेते तो क्या होता वो भी मैं आपको बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके मन में ये डर बैठा रहेगा, अनकंफर्टेबल रहोगे। देखो अगर हम इस डी को इधर मान लेते तो सी डी की लंबाई आप 4 मानते, जी हाँ सर,
और एल्टीट्यूड आप ऐसे खींचते। जी हाँ, अब इधर मानोगे तो भैया इधर आएगी एल्टीट्यूड ए ई। तो अब इस बी डी को मैं क्या मान लूँ, बी डी को मैंने मान लिया भैया ए सपोज, ठीक है। अब मुझे इतना पता है, या फिर बी डी को तो मैं क्यों ए मान लूँ, क्योंकि मुझे बी ई और ई सी को इक्वल करना है ना। तो मैं ये करता हूँ, मैं इस ई सी को ए मान लूँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस ए हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर 4 माइनस ए हो गया। अब ये पूरा ए होना चाहिए, ये पूरा ई के उधर ए है तो ई के इधर भी ए होना चाहिए। क्यों सर, बिकॉज ये जो एल्टीट्यूड है ये मीडियन का भी काम करेगी। तो ये पूरा अगर ए है तो उसमें से अगर मैं इसको घटाऊं ए माइनस 4 प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4। उसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, जिन जिन ट्रायंगल के अंदर एक हाइट कॉमन है उसको इक्वेट कर देना। एट द एंड ए की वैल्यू 16 ही निकलेगी, डरने की बात नहीं है। बट यहां पर आपको लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड होगी चीजें, तो वो मानने में फायदा है। जो आपके डायग्राम को सिंपल रख रहा है वो मानने में फायदा है। 4 वाले डिस्टेंस को इतनी दूर में क्यों मानूं, मैं पास मान लूंगा। ठीक है, अगर यहीं पर एग्जामिनर ये बोलता कि सीडी की लंबाई है भैया 15, खुद मैं दूर मानता, क्योंकि ट्रायंगल के हिसाब से मैं देख रहा हूं ना कि साइडों की लंबाई 17 है, मैं फिर खुद दूर मानता। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप ऐसा करना चाहोगे, एक से तो बात बनेगी नहीं, करो फिर। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, इफ बी डी इज इक्वल टू 5, तो मैंने डी को अब की बार यहां मान लिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इफ बी डी इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू 12, अगर ए बी 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। हाँ जी सर। देन द लेंथ ऑफ सी डी, तो सी डी की लंबाई क्या होगी, और ए डी की लंबाई उसने 8 बताई। एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के डायग्राम से मैच कर लो, वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप करोगे। एक बार मैं ये करता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में पाइथागोरस ट्रिपलेट ढूंढने की कोशिश करें। अगर ए की वैल्यू 6 थी तो 6 15, पाइथागोरस ट्रिपलेट थे नहीं यहाँ पर, है ना। 4 4 10 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं थे। इसमें मेरे को 12 दिखा, बट 12 हाइपोटेन्यूज पर है तो इसमें भी नहीं है ना। तो चलो करो नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यहाँ से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूंगा। हाँ जी सर, ये जो एल्टीट्यूड है मीडियन का भी काम करेगी। जी हाँ सर, तो अगर मैं डी ई की लंबाई को ए मान लूंगा तो ई से इधर जो पोर्शन है और ई से उधर जो पोर्शन है वो सेम रहेगा। हाँ जी सर, क्यों, बिकॉज एल्टीट्यूड मीडियन का काम कर रही है। लगा दो पाइथागोरस। तो अब मैं करूंगा कि ए ई स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम ट्रायंगल, बताओ कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, कौन सी दो ट्रायंगल हैं। एक तो हो गई ए ई डी और एक हो गई ए सी ई। इनके अंदर लगाऊंगा मैं ए ई स्क्वायर फ्रॉम ए डी ई इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर फ्रॉम ट्रायंगल ए ई सी। इनको मैं इक्वेट कर दूंगा सिंपली। तो भैया ए डी ई में 8 का स्क्वायर 64 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर होएगा 144 माइनस इसका स्क्वायर माइनस 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस 10 ए। 10 ए को इधर ले आता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट 10 ए इज इक्वल टू, ये 64 उधर जाएगा, ये भी नेगेटिव का होगा, साइड में लिख के अभी घटा डालते हैं। तो 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 14 में से 9 गए 5, 13 में से 8 गए 5, तो ये 55 हो गया। ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 5.5। क्या पूछ रहा है वो, एग्जामिनर पूछ रहा है सी डी की लंबाई। तो सी डी की लंबाई क्या है भाई साहब, सी डी की लंबाई है 2a + 5। तो यहाँ पर पुट कर दो ए की वैल्यू, तो 5.5 का डबल 11 और 5 16। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ।
बताओ। इन ट्रायंगल एबीसी जी लेंथ ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी आर 12, 18 एंड 20। ठीक है भैया, ये मैंने 20 वाली बना दी, थोड़ी सी बड़ी है, 12 वाली है, 18 वाली। ठीक है, देखते हैं क्या बनेगा। ए बी की 12 है और बी सी की 18 है। ए बी की 12 है और बी सी की 18 है। ठीक, डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी के ऊपर एक पॉइंट है डी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी बी। डी यहां पर कहीं ना कहीं पॉइंट लेना पड़ेगा ताकि ए बी इज इक्वल टू डी बी। अच्छा, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनवा रहा है, ए बी इज इक्वल टू डी बी, तो ट्रायंगल ए बी डी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनवा दी उसने। ठीक है, और ये 20 जो है ये इस पूरे की लंबाई है। द वैल्यू ऑफ रेशियो ए डी इज टू डी सी, तो ए डी इज टू डी सी का रेशियो बताओ। बताओ कैसे करेंगे। देखो भाई, सीधा सीधा मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना है, अपना दिमाग लगाना है इसके अंदर। ठीक है, अब तक मैं क्या करता आया हूँ आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर, एक वो ड्रॉप करता आया हूँ एल्टीट्यूड, है ना। एल्टीट्यूड ही सब कुछ है इसके अंदर, एल्टीट्यूड मीडियन सब कुछ एक ही लाइन है। करो आप भी ड्रॉप। पाइथागोरस लगाता आया हूँ अब तक, मैंने ड्रॉप कर दिया ए ई। ठीक है, करते हैं भैया। तो अब इतना आपको पता है कि ये दोनों बराबर हैं, यही लाइन है जो सब कुछ है। ओके जी, एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही लाइन है। हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंग करो। बताओ, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो मुझे पता है कि ए ई इज इक्वल टू ई डी। ठीक है जी, इन दोनों को मैं बराबर लूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको भी मैं ए मान लूँ, इसको भी मैं ए मान लूँ, तो ये पूरा 20 है, 20 में से ए और ए 2a चला गया, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2a। कैसे भी मान लो यार, इसको a मान लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कि सर हमें कैसे पता चलेगा, यहीं से मानना स्टार्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको a मान लो। तो अगर ये पूरा 20 है, ये a है, तो ये क्या हो गया 20 माइनस ए। अब 20 माइनस ए को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 माइनस ए को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस ए बाई 2। क्या ये अच्छा लगेगा आपको? तो एटलीस्ट इसको 2a मानो कि भैया 20 माइनस 2a को मैं 2 से डिवाइड कर पाऊं तो ये हो जाएगा 10 माइनस ए, ये हो जाएगा 10 माइनस ए, एटलीस्ट ये कर पाऊं। कुछ भी मान लो कहीं से भी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें आपको अपने आप स्ट्राइक होने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी अब हम लगाएंगे जी पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी? दो ट्रायंगल में। तो एक तो ये वाली ट्रायंगल हो जाएगी, दूसरी ट्रायंगल आप खुद ढूंढो। अब सेम मत ढूंढ देना बी डी ई, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल ये हो गई, लगा दो। अब इतना बताने के बाद भी नहीं लगाओगे ना, तो मैं बी ई स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ, बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर, ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बी ई स्क्वायर निकालूंगा तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाली ट्रायंगल के अंदर अगर मैं निकालूंगा तो ये वाली साइड कितनी है, ये 20 माइनस 2a प्लस में a, तो ये हो जाएगी 20 माइनस a। ठीक है जी, लगाते हैं तो इसके अंदर 18 का स्क्वायर 324 माइनस में इसका स्क्वायर, तो माइनस में 400 माइनस का स्क्वायर, आगे माइनस 2a भी होगा तो वो चेंज हो जाएगा साइन, तो 40a। 40a को उधर ही रखते हैं हम, बाकी सब इधर ले आते हैं। तो 400 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 544, तो 544 माइनस 324 220। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट 0 से 0 गया, 11/2 इज इक्वल टू ए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए डी इज टू डी सी। तो ए डी इज टू डी सी, तो ए डी इज टू डी सी क्या है भैया, दैट इज 2a इज टू 20 माइनस 2a, तो ये निकाल लो। 2a की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू है 11, तो 11/20 माइनस 11, 9, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ये लो। AD is perpendicular to the internal bisector of
इस क्वेश्चन में मज़ा आएगा। आपको टाइम देना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, और उसके बाद भी ना निकले तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम देना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि भाई क्वेश्चन कैसा है। AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें टाइम नहीं दोगे तो फिर ये आएगा नहीं। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने किसी क्वेश्चन में टाइम दिया फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम वेस्ट हो गया। भाई आप उस सिचुएशन को जितना टाइम दे रहे हो आप उसको समझ पाए, अगली बार उतनी जल्दी उसको पहचान पाओगे। उसके साथ जितना टाइम बिताओगे अगली बार उसको उतनी जल्दी पहचान तो पाओगे। मान लो वो सोल्व नहीं हुआ बहुत ज़्यादा टाइम देकर, इसका मतलब मुश्किल क्वेश्चन तो है, तो मुश्किल क्वेश्चन का पहचान में आना भी तो जरूरी है कि अरे ये तो वो वाला है, इसका तो ये सॉल्यूशन था। टाइम देना जरूरी है ब्रो। सोल्व हो ना हो यार सेकंड मैटर है, अगली बार सोल्व हो जाएगा। पेपर में जाने से पहले एक बार और कर चुके होगे आप इस सिलेबस को। ठीक, देखो AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये अपने पास ट्रायंगल ABC है। ठीक, AD परपेंडिकुलर है किसके? टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का इंटरनल बाइसेक्टर, अंदर वाले एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है जी, इसके परपेंडिकुलर है क्या? AD। ठीक है, AD इसके परपेंडिकुलर, और इसके अंदर ही है ये, इसके बाहर नहीं है। तो यहाँ पर ये फिगर थोड़ी सी ऐसी बन गई। अगर मैं इसको ऐसी बनाऊं, मेरे को सोचने दो ताकि आपको प्रैक्टिकल लगे। थोड़ी सी इस तरफ तिरछी बना देता हूं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिकल लगे आपको कि किस तरह की सिचुएशन है। तो ये बना दिया मैंने एंगल बाइसेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर है भैया ये। ठीक है, तो AD इस परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D। AD इज परपेंडिकुलर टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। DE इज ड्रॉन थ्रू D एंड पैरेलल टू BC। तो DE इन्होंने बना दी है पैरेलल टू BC। ठीक है भैया, मान लिया। टू मीट AC एट E। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 12, अगर AC की लंबाई 12 है तो हमने बतानी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ AE, है ना। सोचो क्या कर सकते हैं, हिंट दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, अब मैं हिंट दे रहा हूं। देखो अगर मैं इस तरफ से देखूं, अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये लाइन BD एंगल बाइसेक्टर तो है ही, ये किसी न किसी लाइन के परपेंडिकुलर भी है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, किसी न किसी लाइन के परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, और परपेंडिकुलर तो एल्टीट्यूड होती है, तो एल्टीट्यूड भी बन सकती है। सोचो क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलो अगली हिंट दे रहा हूं, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी 90 का होगा, ये एंगल 90 का है तो ये भी। हाँ जी सर, इस सपोज इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट F। अब ट्रायंगल ABF में देखो, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है और ये लाइन एल्टीट्यूड भी है। ट्रायंगल ABF में देखो, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और सामने वाले लाइन के परपेंडिकुलर भी है। ऐसा किस में होता है? इसी लाइन के दोनों प्रॉपर्टी हैं। ऐसा तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में होता है। इसका मतलब ABF आइसोस्केलस ट्रायंगल है सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ताकि ये दोनों वाली लाइनें बराबर हैं, है ना। ठीक है, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी एल्टीट्यूड भी है, यानी कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। कौन सी वाली ट्रायंगल? ABF, और AB इज इक्वल टू BF, और यही लाइन मीडियन भी है, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में ही बांट रही है। D मिड पॉइंट भी है AF का। तो क्वेश्चन बढ़िया है ये, अगर आपको स्ट्राइक नहीं हुआ तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन इज गुड। ये मैंने बाद में कंस्ट्रक्ट किया, आपको बाद में ये स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। तो अब ध्यान से देखो, अब बचा हुआ क्वेश्चन तो एटलीस्ट सोल्व कर लो। ट्रायंगल AFC के अंदर बेस के पैरेलल एक लाइन खींचती, ये पैरेलल है ना, ये बेस के पैरेलल एक लाइन खींचती। ठीक है जी,
तो बेस के पैरेलल लाइन खींचने से सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं। जी हाँ सर, ओके। अब ये अगर डी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन मीडियन भी है, अगर डी मिड पॉइंट है तो ई भी मिड पॉइंट होएगा, बेस के पैरेलल है। ये पॉइंट इसको जिस रेशियो में बांटता है उसी रेशियो में इसको बांटेगा, तो ई भी मिड पॉइंट हो गया। अगर ई मिड पॉइंट हो गया और ये पूरी लाइन 12 है तो ए ई की लंबाई 6 हो जाएगी। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ लिखना पड़ा? कुछ भी लिखना पड़ा हो डायग्राम के अलावा? लिखने की जरूरत ही नहीं, आप चाह के भी नहीं लिख सकते। बट क्या इसमें दिमाग लगाना पड़ा? दिमाग लगाना पड़ा। और बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इन्हें बोलते हैं बढ़िया क्वेश्चन। ये नहीं है कि रटी फटी चीजें यूज करनी पड़े ना, कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, एक आधी बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। क्या एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसा ही? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है, सारे एक एक क्वेश्चन छांट रखे हैं मैंने। एग्जामिनर के दिमाग को बहुत अच्छे से समझ रखा है। ये भी करके इसी टाइप का है, बिल्कुल डिट्टो नहीं, बट सेम चीज यूज होगी ऐसे ही। इन ट्रायंगल एबीसी देखते हैं जी। इन ट्रायंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। एम जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी का। ठीक है भैया, तो डरना नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन, डरे बैठे हैं क्या करेंगे, अरे कर लोगे। एन इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक पॉइंट है जी एन, ठीक है। सच दैट सी एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है जी, सी एन एंगल सी का बाइसेक्टर है एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन बी। ठीक है, देखते हैं। तो सी एन एंगल बाइसेक्टर है और सी एन जहां पर भी मैं पॉइंट एन रखूंगा दैट इज परपेंडिकुलर टू एन बी, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो कुछ वैसा ही केस हुआ, देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही। पिछले क्वेश्चन पे जाऊं, यहां से एंगल बाइसेक्टर खिंचवाया था, दूसरी तरफ से एक लाइन खिंचवा दी थी और उनको परपेंडिकुलर बोल दिया था। यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खिंचवा दिया और यहां से एक लाइन खिंचवा दी, उनको परपेंडिकुलर बोल दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको हिंट देता हूं। क्या कोई ऐसी लाइन है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हैं, जो किसी न किसी के परपेंडिकुलर भी हो, किसी न किसी का एंगल बाइसेक्टर भी हो? अगर हम यहां से देखते हैं तो जो लाइन सी एन है ना, ये जो लाइन है सी एन, ये एंगल बाइसेक्टर भी है और कहीं ना कहीं पर परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर है तो एल्टीट्यूड बनाते हैं इसको किसी की। एल्टीट्यूड कैसे बनाएंगे? जब हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे यहां से ऐसे, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी। अब आप ध्यान से देखोगे कि भैया ट्रायंगल सी डी बी के अंदर सी एन एंगल बाइसेक्टर भी है और एल्टीट्यूड भी है। तो ये तो वही आइसोस्केलस ट्रायंगल का केस हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। और एक और बात कि भैया एन डी इज इक्वल टू एन बी, ये मिड पॉइंट भी है, ये मिड पॉइंट भी है ना। तो सारी चीजों को यूज करेंगे। एग्जामिनर क्या बोल रहा है भाई? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन इफ बी सी इज 10? अगर बी सी की लंबाई 10 है, तो अगर बी सी की लंबाई 10 है तो सी डी की लंबाई भी 10 होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, ओके। एंड ए सी इज इक्वल टू 15 और ए सी की लंबाई 15 है। अगर ए सी की लंबाई 15 है तो 15 में से 10 गए 5, ये 5 हो जाएगी। ओके जी। और एम एन की लंबाई पूछ रहा है, इस एम एन की लंबाई बताओ, एम एन की लंबाई क्या होगी? ये डायग्राम थोड़ा सा स्केल मतलब वैसा नहीं बना जैसा दिखना चाहिए, बट कोई नहीं, ठीक है। सोचो अभी क्या क्या हमें पता है। एम एन की लंबाई पता है, एम एन की लंबाई सॉरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल बी डी ए में देखो, बी डी ए के अंदर एम जो है मिड पॉइंट है। आप बोलोगे जी हाँ सर। एन जो है वो मिड पॉइंट है इस साइड का, एम जो है मिड पॉइंट है इस साइड का। एक ट्रायंगल के अंदर दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो जो साइड बनेगी वो तीसरी के पैरेलल होगी और तीसरी का हाफ होगी। तो इसका हाफ होगी ये वाली साइड, मिड पॉइंट थ्योरम से। इट विल बी 2.5। ट्रायंगल बीडीए में इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बनेगी मिड पॉइंट थ्योरम से, तीसरी वाली के पैरेलल, पैरेलल दिख नहीं रही बट कोई नहीं, और उसके हाफ होगी। ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ भाई। ये बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, अगर आपने पहले किया हुआ है क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक छोटी सी चीज़ स्ट्राइक होनी चाहिए बस।
इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू 120, तो इसका मुंह मैंने चौड़ा खोल दिया, 120 के करीब कर दिया। ठीक है, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो पी एस जो है वो क्यू आर के परपेंडिकुलर हो गया। हाँ जी सर। और वो बोल रहा है पी क्यू प्लस क्यू एस, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू एस, इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू एस आर। अच्छा जी, देन एंगल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, तो एंगल क्यू क्या है? यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और काफी दिमाग लगाकर करनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, बट वो कंस्ट्रक्शन का दिमाग लगाना टाइम लेगा हमेशा। अगर आप पहली बार करोगे, दूसरी बार भी करोगे तो भी याद ना रहे तो डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। देखो, पी क्यू और क्यू एस का जो सम है वो एस आर के बराबर है। क्यू एस की जितनी लंबाई है, अगर एस से क्यू जितनी दूर है उतनी ही दूर, अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ क्यू डैश, एस से क्यू जितनी दूर है उतनी ही दूर अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ क्यू डैश, तो एस क्यू की जो लंबाई है वो एस क्यू डैश की हो जाएगी। आप बोलेंगे जी हाँ सर, मैंने उतनी ही दूर ले लिया। तो देखो, पी क्यू और क्यू एस की जो लंबाई है उतनी लंबाई थी एस आर की। हाँ जी सर। तो एस आर में से मैंने क्यू एस जितनी लंबाई काट दी, तो जो बची खुची होगी वो पी एस जितनी होगी, तो यानी कि इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही इसकी है, क्यू डैश आर की। इन दोनों की लंबाई का जो सम था वो इसके बराबर था, तो इस पूरे में से मैंने इसकी लंबाई जितना हिस्सा काट दिया, तो ये जो है उतना हिस्सा ये बच जाएगा। हाँ जी सर। और एक और बात, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन करी है इसके अंदर एक खास बात है। क्या खास बात है सर? इसके अंदर ये खास बात है कि भैया अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू क्यू डैश, पी एस जो है वो एल्टीट्यूड भी है और मैंने उसे मीडियन भी बना दिया, बिकॉज मैंने क्यू एस के बराबर एस क्यू लिया था। अच्छा सर, एल्टीट्यूड भी है मीडियन भी है, यानी कि तो आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू डैश। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, अब तो आप कर ही लोगे, अब कोशिश करो एटलीस्ट इसे करने की। करे भाई इसे करने की कोशिश। एंगल क्यू पूछ रहा है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आप समझ जाओगे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को मान लेता हूँ थीटा, इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये वाला एंगल हो जाएगा जी 2 थीटा, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब ट्रायंगल पी क्यू क्यू डैश में देखो, अगर इसके सामने 2 थीटा है तो इसके सामने 2 थीटा, आप बोलोगे जी हाँ सर। ओके जनाब। ठीक है, अब ये वाला एंगल हमें 120 डिग्री दे रखा है पूरा। ठीक है जी, अगर ये वाला 120 डिग्री दे रखा है तो देखते हैं फिर। तो मैं ये बोल सकता हूँ पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर इस वाले एंगल की वैल्यू है 120, तो बाकी दो एंगल का सम कितना हो जाएगा? बाकी दो एंगल का सम हो जाएगा जी 180 माइनस 120 यानी कि 60, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 60, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 20। अगर थीटा की वैल्यू 20 है तो उन्होंने पूछा एंगल क्यू यानी कि 2 थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी जी 40। ऑप्शन सी। तो क्या आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? नहीं एक्सपेक्टेड है मेरे दोस्त। अगर पहली बार के लिए, अब मान लो आप 3 बार कोर्स को रिवाइज कर लो, इस क्वेश्चन को बार बार कर लो, फिर ये आपके सामने है तो आप कर ही लोगे। पहली बार कोई इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट राउंड में डेफिनेटली उसे स्किप करो। सेकंड राउंड में भी आपको लग रहा है कि पता नहीं यार ध्यान आएगा कि नहीं, स्किप करो। तो एट द मैक्स ऐसा क्वेश्चन एक होएगा या दो होएगा। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि सर कि उसे हम सीखेंगे नहीं, उसे हम करेंगे नहीं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसकी प्रायोरिटी लास्ट में रखेंगे। हम इतना टाइम बचा लेंगे, इतना टाइम बचाने के कैपेबल हो जाएंगे कि एंड में अगर ये क्वेश्चन 3 मिनट लेकर भी हो सकता है, 3 मिनट हम सोचें तो हमें स्ट्राइक हो जाए, तो हम इसके लिए 3 मिनट भी बचाएंगे। ठीक है, उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं कि पहले 25 में से, प्री में 25 में से, मेंस में 30 में से, पहले 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कुछ मिनटों में, 10 के करीब मिनटों में हो जाएंगे, 12 के करीब मिनटों में हो जाएंगे, अगर आप ठीक से तैयारी करोगे। एकदम से अभी इन नंबर को देखकर डरना मत, अलग अलग बंदे पर अलग अलग ये चीजें मतलब अलग अलग होंगी, बट हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू।
D and E are 2 points on the sides AC and BC respectively of triangle ABC such that, ठीक है भैया, such that D is this and D is C। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये भी एक टिपिकल सा क्वेश्चन बोल सकते हैं, टिपिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है। D and E are 2 points on the side AC and BC respectively of triangle ABC such that DE, D और E कहाँ पर है, AC और BC पर। D यहाँ पर है और मान लो E यहाँ पर है, AC और BC पर। such that DE is equal to 18, तो आप बोलोगे सर DE is equal to 18, CE is equal to 5। फिर वो बोल रहा है एंगल DEC is 90, एंगल DEC is 90। तो हमने गड़बड़ कर दी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना था। मुझे एक क्वेश्चन याद था, मैं जानबूझ के कर रहा था कि ये बिल्कुल नेचुरल बात है, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ये गलती कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप पहले देख लेते हो DEC 90 है तो बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड फॉर अस। नहीं देख पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं डायग्राम फिर से बना लूंगा, ठीक है। एटलीस्ट 90 डिग्री का एंगल तो 90 डिग्री जैसा दिखना चाहिए, ताकि उससे क्या होएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, नहीं दिखेगा तो चीज़ें स्ट्राइक जल्दी होंगी, जल्दी पकड़ पाएंगे कौन सी चीज़ लग रही है। दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, वो पैरेलल दिखनी चाहिए ना, ताकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर मैं बोल दूँ ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो इन एंगल को कोरस्पॉन्डिंग एंगल देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आंखों के लिए। या फिर ये देख पाना कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, जेड बन रहा है। इतना गंदा जेड बनाओगे तो वो पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लूँ। तो बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, बट थोड़ा सा तो रियलिस्टिक डायग्राम, थोड़ा सा तो कॉन्शियस रहना। 90 का बता रहा तो 90 का बना ले, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लेना। DE इज इक्वल टू 18, CE इज इक्वल टू 5, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लेना, मैं बोल रहा हूँ डायग्राम का, ये ना हो कि उसी को बनाने में लगे हैं उधर। इफ tan ABC इज 3.6, तो ठीक है, ABC वाला एंगल ये है, इस एंगल का tan, तो tan ABC, तो किसी भी एंगल का टेंजेंट क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसके सामने कोई परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, तो खींच ले, खींच दिया, F मान लिया मैंने इसको, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AF अपॉन BF, या फिर उसने क्या बोला, tan ABC इज इक्वल टू 3.6। परपेंडिकुलर खींचने की वैसे जरूरत नहीं थी यार इसमें, हाँ जी यही थी जरूरत, क्योंकि वो कुछ और यहाँ पर सजेस्ट करना चाह रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, या फिर छोड़ो एक बार इसको हटाओ, शुरू से शुरू करते हैं। उसने हमें बताया है कि tan एंगल ABC इज इक्वल टू 3.6। उसने और कहाँ की वैल्यू बताई है, उसने हमें यहाँ की वैल्यू बताई है। अगर मैं ये देखने लग जाऊँ कि tan, यहाँ पर ये देखो देखना पड़ेगा हमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टिपिकल क्वेश्चन है, इसे डरने की जरूरत नहीं। tan एंगल DCE क्या होएगा, अगर इस ट्रायंगल में tan निकालने लग जाऊँ तो ये स्ट्राइक होना मुश्किल है ना, कि मैं इसी में भी tan, इसमें भी tan निकाल कर देखूँ, डरने की बात नहीं है ना। तो सर ये तो हो जाएगा P/B, यानी कि सर ये तो है 3.6। इस एंगल का tan और इस एंगल का tan, दोनों का टेंजेंट tan थीटा बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCE। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अच्छा जी, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। भैया ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गए। जी हाँ सर, AB इज इक्वल टू AC। आगे उसने पूछा है AC इज टू CD। अब एक और कंस्ट्रक्शन करनी है, तो बिल्कुल भी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे खुद, बस आप मजे लो, मेरे से समझो। हाँ, पहले कोशिश जरूर करो, ना हो तो ड्रो मत। तो एक मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ भैया, AF को इसके परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ। ओके जी, AF को इसके परपेंडिकुलर खींचने का मुझे फायदा होएगा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। उसने मुझे बोला है कि AC और CD का रेशियो बताओ, तो AC बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड है, CD छोटी वाली ट्रायंगल की साइड है। कौन सी ट्रायंगल सर, अगर बेस के ट्रायंगल AFC में देखो, अगर बेस के पैरेलल एक लाइन खींचती जाए तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर। तो छोटी ट्रायंगल DEC और बड़ी ट्रायंगल AFC सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि AC/CD इज इक्वल टू व्हाट, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड है AC और छोटी ट्रायंगल की साइड है CD।
तो बड़ी ट्रायंगल की साइड ए एफ की वैल्यू पता है? नहीं। छोटी ट्रायंगल की वैल्यू पता है? वो तो पता है बट इसकी नहीं पता। कैसे निकाल पाएंगे? उसने साइड्स की फॉर्म में ही बोल रखा है। अच्छा, तो देखते हैं क्या बोल रखा है। बी सी को इंक्लूड कर रखा है, सी ई को इंक्लूड कर रखा है, सी ई ये वाली साइड। तो बड़ी ट्रायंगल की साइड ए सी बटे में छोटी ट्रायंगल की साइड ये डी सी या सी डी शुड बी इक्वल टू बड़ी ट्रायंगल की साइड सी एफ बटे में छोटी ट्रायंगल की साइड सी ई। सर सी एफ तो कहीं पर है ही नहीं, और वैसे भी ये एफ मैंने लिखा है, उसको कैसे पता मैं यहां पर एफ देता? तो सी एफ तो हम नहीं लिखेंगे। हाँ जी सर, और क्या करेंगे? हम मैं ये लिख सकता हूं, ये जो सी एफ जो है ये पूरी सी बी का हाफ है ना? क्यों सर? बिकॉज आइसोस्केलस ट्रायंगल है, बिकॉज मैंने ये एल्टीट्यूड खींची है और एल्टीट्यूड मीडियन का काम करती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि बी सी बटे 2 इंटू में सी ई। तो बी सी रेशो 2 सी ई। तो क्या ये कोई ऐसा क्वेश्चन था कि सीधा ऐसे स्ट्राइक हो जाएगा? नहीं था भाई। क्या आपको नजर आना चाहिए? नहीं था भाई। तो क्या इससे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई। फिर आपने क्यों करवा दिया सर? अरे यार इसलिए करवा दिया, ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही डेवलप होएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे हम हर तरह के क्वेश्चन को उड़ाने लग जाएंगे। ये आपका HW है, इसके अंदर मैं आपको उत्तर बता रहा हूं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्रायंगल के सेंटर्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ।